सब लोगों का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पे चर्चा करेंगे कि पूरा देश और हम सब लॉकडाउन की स्थिति में हैं और जब लॉकडाउन खत्म होगा उस समय हालात क्या होंगे और उस समय इकोनॉमी को और समाज को वापस कैसे तेजी से पटरी पे लाया जाए। ये अब चिंता की बात है, क्योंकि अभी तक ये था कि जो लॉकडाउन हो रहा है वो जो लॉकडाउन की चुनौतियां आई थी, क्योंकि वो पहला एक्सपीरियंस था हम सबका, तो पिछले 1-1.5 महीने से हम लोग उन चुनौतियों को संभालने में लगे हुए थे। अब जैसे जैसे वो चुनौतियां स्टेबलाइज हो रही हैं, उनकी समस्याएं एड्रेस होती जा रही हैं। अब चुनौती ये है कि लॉकडाउन के बाद हमारी आर्थिक स्थिति और हमारी इकोनॉमी, हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस वो कितनी तेजी से अपनी पटरी पे आ जाएं, ताकि हम लोग आने वाले समय में बड़ी तेजी से नॉर्मल स्थिति की तरफ आगे बढ़े। और ये ही आज सबसे बड़ा चिंता की बात है। देखिए, आपके सामने सारी चीजें हैं। आज देश में एक तरफ उद्योग धंधे काफी हद तक प्रभावित हुए हैं। सारे इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज वर्चुअली ऑनलाइन काम कर रहे हैं। जितनी पब्लिक गैदरिंग की जगह है, चाहे वो मॉल्स हो, सिनेमा घर हो और भी कोई गैदरिंग की जगह है, वो सब आज नॉन फंक्शनल है। इवन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सारा नॉन फंक्शनल है। कोरोना ने एक चीज तो साफ कर दी है कि कोरोना जब अटैक हुआ है, एज ए वायरस इन्फेक्शन जब फैला हुआ है, तो इंसानों के मूवमेंट पे प्रतिबंध लगा है, बाकी किसी चीजों पे प्रतिबंध नहीं लगा। आज आपका गुड्स मूवमेंट बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम सिस्टम बराबर चल रहा है। आज हम आपसे उसी के माध्यम से बात कर रहे हैं। इसी तरह से पशु पक्षी भी अपनी दुनिया में मस्त है। सिर्फ अगर आज कोई कैद हुआ है जिसके मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन आया, वो है इंसान। और यही बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है समझने की, क्योंकि आज तक जितना हमने इकोनॉमिक सिस्टम बनाया था या जितनी डेवलपमेंट प्लान्स बनाए थे, वो हमने इंसान को सेंटर में रख के बनाया। और जब इंसान ही लॉक हो गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके आसपास का जितना इकोसिस्टम है, या तो वो बंद हो जाएगा, या अंडर परफॉर्म करेगा, या मुश्किल से काम करेगा। और यही हमारे सामने आज आ रहा है। अब बात यह है कि हम आने वाले समय में इस लॉकडाउन से जब हम निकलेंगे तो हमें करना क्या है। सरकारें अपना काम कर रही हैं, बाकी जो एंटरप्राइजिंग लोग हैं, जो दुकानदार हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, बाकी हॉस्पिटल स्टाफ अपना काम कर रहा है, डिफेंस फोर्सेस अपना काम कर रहे हैं, ड्राइवर्स अपना काम कर रहे हैं। चुनौती है ऑर्गेनाइजेशंस और प्रोफेशनल्स के लिए। और ऑर्गेनाइजेशंस और प्रोफेशनल्स या इंस्टीट्यूशंस की अगर मैं बात करता हूं, तो इंस्टीट्यूशन ही सबसे ज्यादा रोल प्ले करते थे आज तक डेवलपमेंट, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से सारे प्लानिंग होता था, उन्हीं के माध्यम से एग्जीक्यूशन होता था। और वहां जो लोग बैठे होते थे, उनके एक्सपर्टाइज और कॉम्पिटेंसी को यूज करके हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज और बाकी सोशल एक्टिविटीज को आगे बढ़ाते थे। और आज की चर्चा हम इसी पे रखेंगे। मैं अगले 10-15 मिनट आपको मेरा पर्सपेक्टिव बताऊंगा, और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग अगर अपने सवाल जवाब कर सकें, आपके कोई क्वेश्चंस हैं वो लेके आए, और जो हमारे मॉडरेटर है अगर उनकी तरफ से कोई सवाल है तो हम उनको भी एज ए प्रोग्राम में आगे ले पाए। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन थे उनका रोल क्या था। हमारे पास 2 या 3 तरह के इंस्टीट्यूशन सॉरी। एक तो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जिसको आप मंत्रालय कह सकते हैं, चाहे वो स्टेट के लेवल पे है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे है। फॉर्चुनेटली आज सारे मंत्रालय जो भी एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, इवन जो नॉन एसेंशियल से जुड़े हुए हैं, सारे सरकारी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी कहूं कि मेरे पास बहुत सारा फीडबैक ये है कि जो चीज आज तक सरकारी सिस्टम में बहुत स्लो हो रहा था, इनफैक्ट किसानों का और बाकी इंडस्ट्रीज का ये कहना है कि जिस रफ्तार से सरकार लॉकडाउन में काम कर रही है, अगर इस रफ्तार से सरकार नॉर्मल टाइम में काम करे तो इस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसका मतलब ये है कि जो कोरोना आया है, इसने इस देश के कॉन्शियस को हिलाया है। इस कोरोना ने देश के जितने भी सिस्टम्स हैं उनको हिलाया है।
और जो अधिकारी हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग रहे हैं, आज उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाया है। और इसीलिए जितने भी फीडबैक मेरे को फील्ड से मिल रहे हैं कि जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है, हम कंसर्न डिपार्टमेंट्स को अगर बताते हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। मेरे ख्याल से ये एक बहुत सुखद समाचार है इस देश के लिए, क्योंकि आज तक हम ये बोलते थे कि ये सरकारी सिस्टम काम नहीं करता। आज हमने ये देख लिया कि सरकारी सिस्टम चाहे तो बहुत तेजी से काम कर सकता है। बस हमें यही उनको रिक्वेस्ट करनी है कि आप इसी रफ्तार को बनाए रखें, देश बहुत तेजी से आगे बढ़े। दूसरा सेक्टर आता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर है जिसकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में है। जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जैसे इंडस्ट्रीज है, सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेलिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, और जितने जो साधन हैं जिससे आर्थिक स्थिति चलती रहे, लोगों को रोजगार मिलता रहे, ये प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेवारी है। जितना एसेंशियल सेक्टर है प्राइवेट, वो आज सारा का सारा काम पे है, चाहे वो फूड इंडस्ट्री है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, बाकी इवन एजुकेशन जिसको हम एसेंशियल बोल सकते हैं वो ऑनलाइन काम कर रहा है। ये सारी चीजें आज फंक्शनल है। हम ये कह सकते हैं कि हम ऑफिस नहीं जा पा रहे, लेकिन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को ये समझ में आ गया है कि ऑफिस जाना कोई जरूरी नहीं। अगर आप काम करना चाहते हैं, अगर आपके सिस्टम्स तैयार हैं, अगर आपके मैनेजर्स को समझ है, तो आप दुनिया में कहीं पे भी बैठ के काम कर सकते हैं। उसके लिए ऑफिस बिल्डिंग की जरूरत नहीं। ये एक जो चुनौती और एक जो चैलेंज कोरोना ने हमारे सामने रखा है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने उसको एड्रेस किया। हाँ, ये बात सही है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको फैक्ट्री में जाना पड़ेगा, वहां निश्चित रूप से प्रोडक्शन के लिए उनको जाना पड़ेगा, और वो हम भी समझते हैं इस बात को कि आप उसको रिमोटली नहीं कर सकते। लेकिन वहां पे भी मिनिमम स्टाफ के साथ भी लोग काफी हद तक अपनी मार्केट डिमांड्स को पूरा कर पा रहे हैं आज भी। और आने वाले समय में और तेजी से उसमें सुधार होगा। और कोरोना के समय में जो कमियां सामने आई हैं, चाहे वो इनएफिशिएंसी है, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम है, रिपोर्टिंग सिस्टम है, वो सारी चीजें भी प्राइवेट सेक्टर भी अपने लेवल पे अपग्रेड कर रहा है। और मुझे लगता है ये जो अपग्रेडेशन होगा, इसका फायदा भी देश को, जनता को और समाज को मिलेगा। तीसरा सेक्टर आता है जिसको हम कह सकते हैं डेवलपमेंट सेक्टर। जो एनजीओज हैं सॉरी, जो हमारी एनजीओज हैं, जो बाकी संस्थाएं हैं, जो समाज के विभिन्न अंगों में काम करते थे, जहां सरकारें नहीं पहुंच पाती थी, उनके लिए आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और हम उसको अगर आप देखते हैं तो जो एक एक्सटेंशन हुआ करता था डेवलपमेंट एजेंसी का, वो हमारे सामने, और यही चीज हमें आगे प्रेरित करेगी कि ये डेवलपमेंट एजेंसीज का रोल बहुत बड़ा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जब रिकवरी की बात आएगी क्राइसिस से, तो किसी ना किसी को तो आगे हाथ पकड़ना होगा, गाइड करना होगा, मार्गदर्शन देना होगा। और मुझे ये लगता है कि जो डेवलपमेंट एजेंसीज हैं, इनका रोल आने वाले समय में और बढ़ेगा, क्योंकि सरकारें अब क्राइसिस मैनेजमेंट में लगेंगी। उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो जाके सरकार लोगों की, और जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैं, डेवलपमेंट नीड्स हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, लेबर इश्यूज हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग है, और जो डेवलपमेंट के काम है, उसको सरकार इतना ध्यान दे पाए। निश्चित रूप से जो हमारा डेवलपमेंट सेक्टर है, जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स हैं, उनकी जिम्मेवारी बढ़ेगी। क्योंकि अभी तक जो हमारा फ्रंट लाइन स्टाफ है, वो मेडिकल स्टाफ है इस क्राइसिस से ओवरकम करने के। लेकिन जैसे हम वापस इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएंगे, तो मुझे लगता है कि जो रोल परिवर्तन होगा, जो हमारा अभी हॉस्पिटल स्टाफ फ्रंट लाइन पे है, वो बाद में जो वही जिम्मेवारी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को करनी पड़ेगी एज ए फ्रंट लाइन ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि आज दूर दराज के गांव में आज भी वहाँ एजुकेशन की जरूरत है, हेल्थ केयर की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन चाहिए, और बहुत सारी सामाजिक चुनौतियां रहेंगी। ऐसा नहीं है कि कोरोना आने से वो चुनौतियां खत्म हो जाएंगी, वो रहेंगी, दे ऑल विल बी देयर। तो वो हमें देखना पड़ेगा, और उस हिसाब से हमें आगे प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो मेरा ये कहना है कि जैसे जैसे हम नॉर्मलसी की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे हम
रोल ऑफ डेवलपमेंट एजेंसीज को पहचाने। और एक बात और हमें समझनी पड़ेगी कि जो मानसिकता, जो माइंडसेट लोगों का कोरोना से पहले था, वो कोरोना के बाद बहुत बदलेगा। क्योंकि लोग 2 महीने 3 महीने से घर में हैं, और जब 2-3 महीने से लोग घर में बैठे हैं, बहुत कुछ उनके दिमाग में जा रहा है, बहुत कुछ वो अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने आसपास सोच रहे हैं, अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहे हैं, अपने कलीग्स के बारे में सोच रहे हैं। जब वो वापस ऑफिस आएंगे, जब वो अपने काम पे वापस आएंगे, तो निश्चित रूप से आप इस बात को मानिए कि वो स्थिति बहुत अलग होगी, लोगों की मानसिकता बदली हुई होगी। उस बदली हुई मानसिकता में अगर आप उनको कहेंगे कि आप ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते, एक रेजिस्टेंस भी हो सकता है। क्योंकि अगर वो आदमी, अब पहले वो कमिटेड ये था कि मुझे सुबह शाम मेहनत करनी है, पैसा कमाना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा घर लेना है, आज शायद उसकी लाइफ की प्रायोरिटी बदल जाए। वो ये कहेगा यार ठीक है यार, जितना मिलता है बढ़िया, लेकिन आराम से रहो, घर से रहो, काय को धक्के खाने हैं, किस लिए परेशान होना है। उस समय जो एक एग्रेशन हम उम्मीद करते थे स्टाफ से, शायद वो एग्रेशन उतना नहीं रहे, क्योंकि उनकी लाइफ की प्रायोरिटीज बदल चुकी। उन्होंने अच्छा बुरा वक्त देखा है, उनके घर में, दोस्तों में, आसपास किसी ना किसी को हो सकता है ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो कोरोना का, अच्छा बुरा जिसको हम कह सकते हैं, उससे उनके विचार भी बदले। तो जब आप वापस ऑफिस जाएं, तब आप ये मत समझिएगा कि आप उसी दुनिया में वापस लौट रहे हैं जहां से 2 महीने पहले निकले। ये दुनिया अलग होगी, लोगों की सोच बदली हुई होगी, लाइफ की प्रायोरिटीज बदली हुई होंगी। वो 2 महीने में कहाँ रहा है, उसके आसपास का वातावरण कैसा रहा है, किस तरह से उसको समाज ने, परिवार ने, रिश्तेदारों ने क्या फीडबैक दिया है, ये बहुत कुछ बदलेगा। उससे उसकी सोच बदलेगी, उसका असर आपको उसके काम पे दिखेगा। और ये सब चीजें एज ए डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन नई चुनौती आपके सामने है। अगर आज आपको मैं कुछ एग्जांपल दूं, जैसे मैं डेवलपमेंट एजेंसीज को इसलिए अलग ढंग से देख रहा हूँ कि आप लोग जो है वो एक अलग ढंग से समाज को देखते हैं। आप सिर्फ ट्रांजेक्शनल रिलेशन की बात नहीं करते। बाकी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ट्रांजेक्शनल बात करती है। पैसा लाइए, सामान ले जाइए, मैंने आपको मटेरियल दिया, आप मुझे पेमेंट कर दीजिए, उससे आगे उनका कोई रिलेशन नहीं होता। एम्प्लॉयज के साथ भी कंपनियों का रिलेशन ज्यादातर कंपनियों में ट्रांजेक्शनल होता है। आप काम करेंगे, तनख्वाह मिलेगी, नहीं काम करेंगे, पेमेंट नहीं मिलेगी, इसके आगे वो चिंतित नहीं होते। सरकारों को एक वेलफेयर का बात है, उनको ये दिखता है कि जो आदमी सबसे कमजोर है, सबसे पहले उसका ध्यान दो। अगर मजबूत आदमी परेशान भी है, कोई बात नहीं, वो अपने आप को संभाल लेगा। सरकार की प्रायोरिटीज अलग होगी। लेकिन डेवलपमेंट एजेंसीज समाज को बांध के रखती हैं और एक बैलेंसिंग रोल प्ले करती हैं। जिनके पास साधन है उनको बताती हैं कि आप क्या रोल प्ले करें, जिनके पास नहीं है उनको ये बताती हैं कि आप कैसे अपने आप को सक्षम बनाएं। डेवलपमेंट एजेंसीज दोनों तरफ का काम करती है। वो आपकी शारीरिक स्थिति को देखती हैं, वो आपकी मानसिक स्थिति को देखती हैं, आपकी सामाजिक स्थिति को देखती हैं, और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और वेलफेयर की बात है। तो डेवलपमेंट एजेंसीज बहुत की रोल प्ले करती हैं, और खासकर क्राइसिस के बाद उनका रोल और बढ़ेगा। उसका कारण ये है कि पिछले 2 महीनों में जब लॉकडाउन हुआ, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने, आप माने या ना माने, जॉब कटिंग की है। वो समाज में अगर आज एक अर्निंग मेंबर की नौकरी जाती है, उस परिवार का क्या होगा, वो कैसे अपना गुजर बसर करेगा, ये एक सवाल खड़ा होगा। जो गांव में किसान, जो माइग्रेंट वर्कर्स है, वो वापस गांव में चला गया है, वहां जाके उसको पता लगता है कि उसकी जमीन पे उसके भाई का कब्जा है, वो उसको जमीन वापस नहीं दे रहा है, या जो उसको आज तक मिलता रहा हिस्सा अपनी खेती का, उसको पता लगता है यार मेरे को तो बहुत कम मिलता था, जबकि मेरे को ज्यादा मिलना चाहिए था। बहुत सारी चीजें उसकी लाइफ में आएंगी, क्योंकि वो 2 महीने जाके गांव में बैठा है और उसने बहुत कुछ अपने आसपास देखा है। तीसरी स्थिति आएगी जो प्रोफेशनल्स है। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, आप दुनिया भर में देखिए, जहाँ पे लोग डिप्रेशन में चले गए। बहुत सारी सोसाइटीज में सुसाइडल टेंडेंसी आ रही है, लोग आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक सामाजिक चुनौती हमारे सामने आएगी। इनको हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि आसान रास्ते नहीं है, आसान सॉल्यूशन भी नहीं है, इजी भी नहीं है, जिसको हम कह सकते हैं दीज आर नॉट इजी ऑप्शंस। ये नहीं होगा आप कह देंगे यार मत करो सब ठीक हो जाएगा, वो आपकी बात क्यों मानेगा? क्योंकि 2 महीने से उसने बहुत कुछ अलग देखा है, अनुभव किया है, सिर्फ सुना नहीं है। तो जब आदमी अनुभव करता है तो उसकी सोच बहुत तेजी से बदलती है।
अभी तक वो सुना करता था कहानियां, अब वो देख रहा कि क्या होता है क्राइसिस में। तो बहुत कुछ चीजें हैं जो बदले इस समय। इस बिखरे हुए समाज को, जो मानसिक रूप से कुछ हद तक बिखरेगा, कुछ आर्थिक स्थिति में बिखरेगा और कुछ सामाजिक स्थिति में भी बिखरेगा, जुड़ेगा भी। बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया में जुड़ भी रही और उसके माध्यम से लोग एक दूसरे को बात भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ बिखराव भी आएगा, अंदर से भी टूटेगा। उसको फिर कैसे जोड़ा जाए, चिंता ये होगी। और यहाँ पे सरकार कुछ नहीं कर सकती, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उनको अपनी दुकानें चलानी है, उनको अपना फैक्ट्रियां चलानी है। तो कौन करेगा, समाज को कौन बचाएगा? और ये रोल आता है डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का और प्रोफेशनल्स का। और जब तक हम इन जिम्मेवारियों को नहीं समझेंगे और हम ये नहीं समझेंगे कि हमें अलग ढंग से समाज की चुनौतियों को देखना है, मुझे लगता है कि रास्ता आसान नहीं है। और कुछ चीजें जो मैं लास्ट के 2-3 वर्ड कहना चाहूंगा कि डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को जहां जहां वो लोकेट है, मेरा निवेदन है कि सबसे पहले आप ये इन्वेंटरी बनाइए कि वहां पे पिछले 2 महीने में क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या चीजें बदली आपके उस सिस्टम में, उस समाज में, उस लोकेशन पे जहां आप ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आप जयपुर में ऑपरेट कर रहे हैं तो वहां क्या बदला, अगर आप जयपुर के बाहर किसी गांव में ऑपरेट कर रहे हैं तो उस गांव के आसपास क्या बदला। अभी से आप वो अगर इन्वेंटरी बनाएंगे तो आपको प्लानिंग करने में हेल्प मिलेगी। हो सकता है आपने ऐसे बहुत सारे बदलाव देखे हों जो आज तक आप लोगों ने पहले कभी अनुभव नहीं किए। हो सकता है कि आपको वापस में आपस में बैठ के ये सोचना पड़ेगा कि इसका रास्ता क्या है। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं मानता कि आपको अनुभव है और आप जाके कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका भी अनुभव नहीं है। कोरोना दुनिया में पहली बार हुआ है, इस स्तर का लॉकडाउन पहली बार हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि आपके सामने जो चुनौतियां आई हैं, उसका अगर मैं ये कहूं कि एज ए डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एज ए डेवलपमेंट प्रोफेशनल मुझे पता है, तो ये हमारी गलतफहमी, हमें नहीं पता। और जब हमें नहीं पता है तो हमें आपस में सोचना पड़ेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, हमें इनफॉर्मल ग्रुप्स बना के चर्चा करनी पड़ेगी कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास है। हो सकता है एक दूसरे ग्रुप ने कोई एक्सपेरिमेंट किए हो अपने समाज में, आपको वो सक्सेस स्टोरी शेयर करनी पड़ेगी कि हम कैसे करें। तो कहने का मतलब ये है कि जो चुनौतियां समाज के सामने है, वो चुनौतियां आपके सामने भी है। वो जिस समस्या से गुजर रहे हैं, उन समस्याओं का समाधान आपके पास, हमारे पास नहीं, हमें ये मानना पड़ेगा। और यही एक रास्ता है सही दिशा में आगे बढ़ने का। क्योंकि अगर हम ये नहीं मानेंगे और हम ये सोच के चलेंगे कि हमें पता है, हम काम शुरू कर सकते हैं, तो मुझे लगता है हम गलत करेंगे। और ये चिंता की बात। तीसरी बात है, संसाधन कहां से आएंगे। अभी तक जहां से कंट्रीब्यूशन आता था, डोनर्स का आता था, फंडिंग आती थी, बाकी जगह से आती थी, क्या वो दे पाएंगे? क्या उनके पास रिसोर्सेज हैं जो हमें वो कंट्रीब्यूट कर पाए? ये भी अपने आप में एक चुनौती होगी कि रिसोर्सेज कहां से आए। तो हमें भी अपने आप को लो कॉस्ट मॉडल में ढालना होगा। जितना हम पहले एक्सपेंडिचर करते थे, हमें उसके अंदर भी ये सोचना पड़ेगा एज ए डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कि हम क्या क्या कटिंग करें। और हमारी चुनौती रिवर्स है कि हमारे पास रिसोर्सेज कम होंगे लेकिन काम बढ़ जाएगा। बाकियों के साथ चुनौती क्या थी कि उनके पास रिसोर्सेज थे, काम घट गया। हमारा काम उल्टा हो जाएगा, हमारे पास काम बढ़ जाएगा, रिसोर्सेज कम हो जाएगा। तब कैसे काम चलेगा? और हम लोगों को हटा भी नहीं सकते क्योंकि हमारी ताकत ही लोग है। अगर लोग नहीं होंगे तो डेवलपमेंट एजेंसी काम कैसे करे? तो कहीं ना कहीं हमें अपने काम करने के मॉडल को बदलना। और यही मेरा निवेदन है कि हमें हर चीज को एक नए नजरिए से देखना है। चाहे कोई कितना भी सीनियर हो कि साहब मेरे को 20 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि अब इस समय वो एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं है और वो हमें बदलने की जरूरत है। तो मैं गई साहब से कहूंगा कि गई साहब आप कुछ कहना चाहेंगे ताकि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। गई साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है। बैंडविड्थ की शायद थोड़ी सी कमी है, अगर आप उसको देख लें तो सुधार होगा।
गए सर? जी, आपका वीडियो ठीक नहीं आ रहा है। अगर आप ऑडियो पे आ जाए, वीडियो ऑफ कर दें तो भी मेरे को लगता है चलेगा, क्योंकि फ्रेम बहुत स्लो चल रहा है। आपका बैंडविड्थ में शायद वहां पे कुछ चैलेंजेस है। अगर यूनिवर्सिटीज के साथ कोई टेक्निकल सपोर्ट है तो भाई साहब को प्लीज हेल्प करिए, क्योंकि मुझे उनकी आवाज नहीं आ रही। राहुल सर, अनिल, उनके बैंडविड्थ में लगता है प्रॉब्लम है, आप इंटरवीन करिए प्लीज। मीनवाइल मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो पार्टिसिपेंट्स है, अगर उनमें से किसी का कोई सवाल है तो हम उसको आगे बढ़ाते हैं। सर, सदानंद साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? या हाँ, अब आ सर, रही, अब आ रही। I am very sorry. I am very sorry. It's an awful connection. Sir, I have been hearing your thing. आप बहुत सही बात हमें सबको बता रहे हैं. Sir, would you also like to say something on the new challenges and scope of work in, especially in agriculture, food producing industries, agro processing? What kind of scenarios will pan out? What kind of new professional skills we'll need, etc. Sure. बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, अगर मैं फूड वैल्यू चेन की बात करता हूं, आज अगर लॉकडाउन हमारे यहाँ पे थोड़ा सक्सेसफुल हुआ है और लोग अपने घरों में बैठ के, जो सरकार ने कहा है लॉकडाउन पे, अगर वो सक्सेस कर पाए तो उसका कारण ये था कि हम सबके पास खाने को था। इस देश में फूड सिक्योरिटी थी और लोगों को खाना मिला, इसलिए लोग आराम से अपने अपने घरों में रहे। और फूड पहले दिन से, जिस दिन लॉकडाउन हुआ, सबसे पहली जो एसेंशियल सर्विसेज डिक्लेयर हुई उसमें हेल्थ और फूड, ये दो चीजें। और फूड के बगैर समाज नहीं चल सकता, इसीलिए एग्रीकल्चर रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज हैं उनको लॉकडाउन से बाहर रखा गया। फूड प्रोसेसिंग को लॉकडाउन से बाहर रखा गया। जो फूड रिटेलिंग है, फूड ट्रांसपोर्टेशन है, वो सब लॉकडाउन से बाहर रहे और दुनिया में हर जगह वो लॉकडाउन से बाहर है। अब चुनौतियां जो आई हैं वो दो लेवल पे आई हैं। एक तो ये हुआ है कि जो पेरिशेबल प्रोडक्शन था, जैसे आपका मिल्क है, मीट है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनमें प्रोडक्शन लगातार होता रहा, लेकिन बाकी सिस्टम, क्योंकि लॉकडाउन था, जैसे लेबर नहीं मिली, ट्रांसपोर्टेशन सुविधा नहीं मिली, तो वहां दिक्कतें आई कि किस तरह से हम पेरिशेबल प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स तक पहुंचाएं, क्योंकि सिचुएशन नॉर्मल नहीं। जहां तक बात है, अगर मैं कुछ सेक्टर्स की बात करूं, गेहूं, चावल, अगर जो नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चर की मैं बात करता हूं, वहां दिक्कत नहीं आई। इनफैक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स ने बड़ा अच्छा काम किया, एफसीआई और रेलवेज ने मिलकर बड़ा अच्छा काम किया। हार्वेस्टिंग को काफी हद तक उन्होंने मैनेज किया और जहां पे स्टोरेज नहीं था वहां से मटेरियल शिफ्ट करके जहां पे गोडाउन फैसिलिटीज अवेलेबल थी वहां पे शिफ्ट किया गया। और अच्छी बात ये रही, क्योंकि रेलवेज भी नहीं चल रही है इस समय देश में, तो रेलवे को मूवमेंट करने में दिक्कत नहीं आई। स्पेशल ट्रेन पंजाब से हरियाणा से लोड करके जहां उनको भेजना था, एक्स्ट्रा लॉन्ग रेक्स बना के उन्होंने मटेरियल को तुरंत भेजा, और ये एक बहुत अच्छी बात रही। दूसरा रहा डेयरी का सेक्टर। हमारे पास कोऑपरेटिव सेक्टर था, प्राइवेट सेक्टर था। जितना मिल्क प्रोडक्शन पहले होता था, जितना डेयरी में दूध आता था, उससे ज्यादा आना शुरू हुआ, क्योंकि दुकान बंद थी, रेस्टोरेंट्स बंद थे, कैटरिंग बंद था, सब बंद था, तो आउटसाइड होम कंजम्पशन बहुत लिमिटेड है, इसलिए डेयरीज में इनफ्लो बढ़ा। और जिनके पास पाउडर प्लांट थे उन्होंने जो कभी कभी चलाया करते थे, अब नॉन स्टॉप, जब से ये लॉकडाउन हुआ तब से नॉन स्टॉप वो चला रहे हैं। इसका फायदा आने वाले समय में मिलेगा, क्योंकि 2 महीने बाद, 1 महीने बाद जब गर्मी ज्यादा हो जाएगी तब मिल्क प्रोडक्शन कम होता है, तब ये पाउडर काम आ जाएगा। तो वेस्टेज जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, लेकिन फर्क ये हुआ कि जो रेट पहले किसान को दूध का मिलता था वो नहीं मिला। 5 से 10 रुपए लीटर दूध कम हो गया,
वो किसान जो मिल्क प्रोड्यूसर था उसकी आर्थिक स्थिति में नुकसान था। तीसरी बात आती है मीट और एग इंडस्ट्री को लेके, पोल्ट्री सेक्टर को लेके। अनफॉर्चुनेटली आप देखेंगे दुनिया भर में सबसे ज्यादा जिन चीजों के दाम बढ़े उसमें था एग एंड पोल्ट्री, क्योंकि कोरोना का हमारे पास इलाज नहीं है। और जब हमारे पास इलाज नहीं है तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो आपका बॉडी इम्यूनिटी है। और बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको प्रोटीन इनटेक चाहिए। अगर आप प्रोटीन नहीं खाएंगे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती जाएगी। इसीलिए पूरी दुनिया में प्रोटीन प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी। लेकिन हिंदुस्तान में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में र्यूमर्स फैला के साथ जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क, एग या अंडा, बाकी जो मछली, ये सब चीजें कोरोना से रिलेटेड है, इनमें शायद कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है। ये जो एक मिस इन्फॉर्मेशन किसी वेस्टेड इंटरेस्ट ने फैलाई, कुछ स्वार्थी लोगों ने इस देश की इकोनॉमी को बर्बाद करने का जो एक षड्यंत्र रचा, ये बहुत दुखदाई था। और अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान का कंज्यूमर भी, जो अपने आप को इंटेलिजेंट बोलता है लेकिन हाईली इग्नोरेंट है, सच्चाई को नहीं समझा कि आपको प्रोटीन इंटेक चाहिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और चाहे आप वेजिटेबल से लें, चाहे आप दालों से लें, चाहे आप दूध से लें, चाहे आप अंडे से लें, मीट से लें, जो आपको पसंद है आप खाएं। उन्होंने इन र्यूमर्स पे भरोसा किया, फैक्ट्स को क्रॉस चेक करने की कोशिश नहीं की, और खामियाजा ये हुआ कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर के वाइटल सेक्टर थे, लाइफ स्टॉक सेक्टर, उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। और दुख की बात यह है कि एनिमल प्रोडक्शन रुकता नहीं। अगर आज आप दूध पिए या नहीं पिए, गाय तो रोज दूध देगी, मुर्गी तो अंडा देगी, मीट प्रोडक्शन होगा, फिश प्रोडक्शन होगा, आप उसको फैक्ट्री की तरह रोक नहीं सकते। लेकिन लोगों ने कंजम्पशन जब कम कर दिया तो किसानों की मजबूरी ये हो गई कि इनको खिलाने के लिए तो चारा चाहिए था, फीड भी चाहिए था, लेकिन प्रोडक्शन भी हो रहा था लेकिन बिक नहीं रहा था। तो कैश फ्लो का क्राइसिस हो गया किसानों को। और जब किसानों को कैश फ्लो का क्राइसिस हुआ तो उन्होंने गायों को खिलाना कम कर दिया, बहुतों ने गायों को खुला छोड़ दिया। और जो पोल्ट्री प्रोडक्शन था, बहुत सारे छोटे छोटे किसानों को मजबूरी में मुर्गियों को मारना पड़ा, क्योंकि अगर वो मुर्गियों को नहीं मारते तो मुर्गियां आपस में एक दूसरे को खाती, क्योंकि भूखा प्राणी कब तक जिंदा रहेगा। तो वायलेंस होता विद इन फार्म्स, और दूसरी तरह की बीमारियां फैलती, क्योंकि जब मुर्गी बीमार होगी बगैर खाए, वो एक नई बीमारी पैदा कर देती। उनको बचाने के लिए बहुत से छोटे किसानों ने अनफॉर्चुनेटली अपनी मुर्गियों को खड्डा खोद के उनमें दबाते गए। इसका कसूर किसान नहीं था, इसका कसूरवार हम है। हमने अज्ञानतावश जो डिसीजन लिए उसकी कीमत किसानों को चुकानी पड़ी। और यही एक मैसेज कोरोना वायरस से हम सबके लिए आता है कि जब भी आप सोशल मीडिया पे इस तरह की कोई एडवाइस देखें, चाहे किसी भी तरह की एडवाइस हो, कृपया, चाहे वो फाइनेंशियल हो, स्टॉक मार्केट की हो, हेल्थ की हो, एजुकेशन की हो, किसी भी एडवाइस को आप सीरियसली ना लें। आप जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनकी वेबसाइट पे जाएं, वहां देखें कि वहां क्या हो रहा है, या ऑथेंटिक सोर्सेज है, जैसे WHO है, FAO है, भारत सरकार के मंत्रालय हैं, आपके मेडिकल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी वेबसाइट से क्रॉस चेक करें कि क्या ये वास्तव में सच है। आप व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फेसबुक पे जितनी र्यूमर्स लोग जो चला रहे हैं उनसे बचें, और बाकी लोगों को भी जागरूक करें कि देखिए ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, खाली बैठ के लोग टाइम पास कर रहे हैं और हमें मिसलीड कर रहे हैं, और इससे देश का और आर्थिक स्थिति का दोनों का नुकसान हो रहा है, तो इससे बचें। तो एग्रीकल्चर की जहां तक बात है डिमांड की, डिमांड तो रहेगी क्योंकि खाना सबको खाना। चुनौती ये है कि जहां पे नुकसान हुआ उसको, किसानों को हम कैसे सपोर्ट करें, और जहां ऑलरेडी प्रोडक्शन चल रहा है वहां का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे इंप्रूव करें। और यहाँ पे डेवलपमेंट एजेंसीज का भी रोल आएगा, क्योंकि अब जब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बंद है और गाँव में जगह जगह पे खाने की चीजें चाहिए, दवाइयां चाहिए, उनमें डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी एज ए डिस्ट्रीब्यूटर का भी काम कर सकती है, एज ए डेवलपमेंट एजेंसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का काम कर सकती है। आपके आसपास FPOs भी होंगे, कोऑपरेटिव्स भी होंगे, और आप खुद भी, इस समय रिसोर्सेज की भी कमी है। आपके लिए मैं कहूंगा कि एक नया मॉडल निकल के आता है कि आप जिन कंपनियों के प्रोडक्ट की जरूरत है, आप होलसेल में उन कंपनियों से प्रोडक्ट लीजिए, और अपने जो जो एरिया है वहां पे आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करिए, ऑब्वियसली एट प्राइस। मैं चैरिटी की बात नहीं कर रहा, कोई फ्री की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास फ्री का सबको बांटने का साधन नहीं है।
लेकिन जो आप उसमें से सरप्लस लेंगे, आप जो डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन जो मिलता है रिटेलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को, वो आप भी कमा सकते हैं। आप चाहे उतना ना कमाएं, कम कमाएं, लेकिन जो आपको सरप्लस मिलेगा आप उससे अपनी बाकी डेवलपमेंट एक्टिविटीज, अपने स्टाफ की पेमेंट, ये सब कर पाएंगे और एक नया इकोनॉमिक मॉडल गांव में बनेगा। और गांव में जो प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो आपका फूड प्रोडक्शन है, मिल्क प्रोडक्शन है, किसी और चीज का प्रोडक्शन है जिसकी जरूरत है शहरों में, और आज वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिखर गया है, आप उसमें एज ए डिस्ट्रीब्यूटर का रोल प्ले कर सकते हैं, एज ए लॉजिस्टिक्स एजेंसी का रोल प्ले कर सकते हैं, और उसमें जो कमाई होगी वो भी आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगी। भाई साहब, यह मैं कहना चाहूंगा। अगला कोई सवाल है तो बताइए। Sir, can we start the questions? Yes, please. I am sharing the screen. ये आपका ऊपर पॉइंट नंबर 1, 2, 3 मुझे नहीं दिख रहा है, उसको जरा नीचे करिए। हाँ, पहला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम कैसे सरकार को प्रेरित करें, हाउ वी मेंटेन द सेम स्पीड विच दे आर डूइंग इन क्राइसिस। अभिषेक जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मेरा ये कहना है कि ये बातें हमें अभी से सोशल मीडिया पे लिखनी चाहिए कि सरकार जिस रफ्तार से काम कर रही है, हमें उम्मीद है कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब ये रफ्तार मेंटेन रखेंगे। इस तरह का सोशल मीडिया ग्रुप जारी रहेगा और आने वाले समय में जिस तरह से अभी आपने जो रूल्स में बदलाव किए हैं और जिसके बगैर भी देश चल रहा है, इनको जारी रखेंगे, आप पुराने सिस्टम पे वापस नहीं जाएंगे। तब मुझे लगता है कि अभी से अगर हम एक सोशल प्रेशर पॉलिटिकल सिस्टम पे बनाएंगे तो जो आप कह रहे हैं हम लोग उसको कर पाएंगे, क्योंकि उनको भी लगना चाहिए कि जो अच्छा काम उन्होंने किया है क्राइसिस में, उसका फायदा जनता को मिला है और जनता ने उस बात को एप्रिशिएट किया है। तो वो जो एप्रिसिएशन जनता की तरफ से सरकार को जाएगा, मुझे लगता है वो सरकार को मोटिवेट करेगा कि हम आगे किस तरह से इसको मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा सवाल मैं आपका ले रहा हूं, can the peripheral infrastructure, urban slum development, rehabilitation be accelerated now? The COVID highlighted the vulnerability of nation, which became a challenge. Yes, देखिए, जितनी भी आज आप क्राइसिस देखेंगे, हम बॉम्बे में धारावी की बात कर रहे हैं, जहां जहां पे क्राइसिस हुआ है, और मैंने कई फोरम में इस बात को कहा है कि जो हमारा कोरोना क्राइसिस है, ये हमारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर रहा है। आज तक हमने अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलराइज किया, झुकी झोपड़ियों को हमने हटने नहीं दिया बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजन, बिकॉज ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स। आज वो सब डिसीजन हमारे पे भारी पड़ रहे हैं। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी ये है, डेवलपमेंट एजेंसीज और कंसर्न सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो भी सरकार डिसीजन ले, आज हम उसमें एक सवाल खड़ा करें कि क्या ये आप जो डिसीजन ले रहे हो, अगर कोरोना जैसा आउटब्रेक दोबारा होता है तो क्या आप इसको मैनेज कर पाएंगे? जब तक हम काउंटर फोर्स क्रिएट नहीं करेंगे पॉलिटिकल डिसीजन, गलत डिसीजन के अगेंस्ट, तब तक पॉलिटिकल क्लास गलत डिसीजन लेती रहेगी। हमें चुप नहीं रहना है, हमें जो चीज सही है उसको सपोर्ट करना है और चीज गलत है उसको क्वेश्चन करना है। और अगर आज स्लम्स बने हैं, हमें इस बात की एक चर्चा देश में बढ़ानी पड़ेगी कि इस स्लम्स को हटा के लो कॉस्ट हाउसिंग की जो सरकार की स्कीम है, उसमें हम कितनी जल्दी अपने आप को बदलते हैं। और दूसरा, स्लम्स क्यों बनते हैं? क्योंकि हमारा डेवलपमेंट मॉडल खराब है। हमने सारी इंडस्ट्री नोएडा में बना दी, बॉम्बे में बना दी, दिल्ली में बना दी, बाकी पूरा देश खाली बैठा है। क्यों? क्या हम ऐसा रूल नहीं बना सकते कि एक जहां पे 50 इंडस्ट्रीज आ गई तो नया इंडस्ट्री क्लस्टर वहां से 50 किलोमीटर दूर होगा, सारे एक ही जगह पे आए? क्यों जरूरी है? आज हम सबके पास मोबाइल है, सबके पास हाईवेज की फैसिलिटी है, सरकार क्लेम कर रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया, तो सारा डेवलपमेंट एक जगह क्यों? ये सवाल है। और यही चीज है, अगर हम इसको क्वेश्चन करेंगे तो मुझे लगता है आने वाला दिन और भविष्य इस देश का अच्छा होगा। दूसरी जो बात आई, तीसरा सवाल जो है, डेवलपमेंट एजेंसीज आल्सो फंक्शन विद फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम आइदर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, इज द पोस्ट लॉकडाउन
such financing will be maintained। ये मैंने अपने सवाल का पहले ही आपसे निवेदन किया है कि जो आपकी डेवलपमेंट एजेंसीज हैं उनके पास भी, जो आपकी फाइनेंशियल एजेंसीज हैं उनके पास भी पैसे की कमी है। अगर मैं कहूँ कि CSR फंड की आप बात करते हैं, तो जब कंपनियों में प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो CSR कहाँ से आएगा। इसी तरह से आज जो आपके चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी जो फंडिंग लेते थे वो डोनेशन इकट्ठा करते थे, आज डोनर खुद ही परेशान है, तो डोनेशन कहाँ से आएगा। तो सरकार को मुझे लगता है कि थोड़ा डेवलपमेंट एजेंसीज का रोल बदलना होगा। पहले आप लोग डेवलपमेंट एजेंसीज को उतना जागरूक रूप में नहीं देखते थे, मैं सरकार से कहूंगा अब रिवाइवल में जो आपकी डेवलपमेंट एजेंसीज है वो आपकी फ्रंटलाइन एजेंसीज बन जाएंगी, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट तो क्राइसिस मैनेज और रिकवरी में बिजी रहेंगे। जो डेवलपमेंट के काम है वो कौन करेगा, और उनकी जरूरत भी है। गरीब बच्चों का एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, फूड सिक्योरिटी है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं। समाज में जो बाकी प्रेशर्स और स्ट्रेस है, काउंसलिंग है, ये सब कौन करेगा। तो मुझे लगता है कि सरकार को डेवलपमेंट एजेंसीज को एज ए डेवलपमेंट पार्टनर मान के सपोर्ट करना चाहिए, और आप एक स्कीम बना सकते हैं जिसमें डेवलपमेंट एजेंसीज के एक्सपर्टाइज को भी यूज किया जाए और आपके जो रिकवरी प्रोसेस है उसको हेल्प मिले। चौथा सवाल आपका है कि नारायण साहब का, कि आफ्टर लॉकडाउन व्हाट विल हैपन विद पेंडिंग गवर्नमेंट वैकेंसीज। सर मुझे नहीं लगता कि इस समय सरकार कोई वैकेंसीज को इतनी जल्दी ले पाएगी, क्योंकि उनके पास रेवेन्यू भी नहीं है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन बंद हो गया है, बाकी सब चीजें बंद हो गई हैं। इनफैक्ट बहुत सारे प्रोजेक्ट जो नॉन एसेंशियल प्रोजेक्ट है सरकार उनको बंद करेगी या पोस्टपोन करेगी, क्योंकि इस समय प्रायोरिटीज बदल चुकी है। हाँ, कुछ एरिया में गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलेंगी और कुछ एरिया में शायद ना निकल पाए। हो सकता है हॉस्पिटल्स की वैकेंसी निकले, प्राइमरी हेल्थ केयर की वैकेंसी ज्यादा निकले, बाकी जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनमें वैकेंसी ज्यादा निकले, लेकिन जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं उनमें शायद कमी आए। ये देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में सरकार के पास रिसोर्सेज क्या है और उनकी प्रायोरिटीज क्या है। पांचवा सवाल है सर, हाउ कैन द डेवलपमेंट एजेंसीज हेल्प इंस्टीट्यूशंस इन रिकवरी फॉर एकेडमिक्स। गौरी जी ने बहुत अच्छा सवाल ये किया है कि इंस्टीट्यूशन इन रिकवरी फॉर एकेडमिक्स में, देखिए आज की तारीख में बहुत सारी एजुकेशन तो हो गई है ऑनलाइन, लेकिन जो गांव में स्कूल थे जहाँ के टीचर्स अपने घर चले गए, या जो छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल्स और आंगनवाड़ी या बाकी जो एजेंसीज थी, इवन बड़े प्रोफेशनल्स भी, या जहाँ पे मैं कह सकता हूँ इवन जो प्रोफेशनल हैंड होल्डिंग की जरूरत है जैसे स्टार्टअप्स हैं, मुझे लगता है बहुत सारे जो डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स हैं उनको अपनी स्किल के ऊपर वापस इन्वेंटरी बनानी पड़ेगी, और ये देखना पड़ेगा कि उनके पास कौन सा ऐसा स्किल सेट है जो वो नीडी सेगमेंट को ऑफर कर सकते हैं, और वहां से उनको एक पार्टनरशिप मॉडल बनाना पड़ेगा कि एक एजेंसी है जो मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है, दूसरी एजेंसी हेल्थ केयर में कर सकती है, तीसरी है जो एकेडमिक्स में ऑनलाइन ट्रेनिंग कर सकती है। ऑनलाइन तो आप थ्योरी सिखा सकते हैं, प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। साइंस के स्टूडेंट को लेबोरेटरी प्रैक्टिकल आप ऑनलाइन कैसे कराएंगे, इनको कैसे एड्रेस किया जाए। हो सकता है कि एक डेवलपमेंट एजेंसी एक कॉमन लेबोरेटरी बनाए उस गांव में या उस शहर में, और सारे बच्चे बैचेस में आके वहां अपना एक्सपेरिमेंट करें। थ्योरी वो जरूर ऑनलाइन पढ़ लेंगे लेकिन एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। तो एक नए मॉडल की जरूरत है और उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। अगला सवाल मैं लेता हूं रुबीना जी का, कि really nice webinar. My questions would be that does this corona phase make Indian government realize that more budget should be spent on healthcare? Obviously, it's a very obvious thing, क्योंकि आज तक हमने हेल्थ केयर को नेग्लेक्ट किया था, और बार बार इस बात को हम कहें कि जब कोरोना आउटब्रेक हुआ था तब हमारे पास एक टेस्टिंग लैब थी, आज हमारे पास 360 लैब्स है, लेकिन जिले हमारे पास 600 से ऊपर है, 6,50,000 गांव है, हर एक को हेल्थ की जरूरत है। और कोरोना की प्रॉब्लम यह है कि अगर एक गांव में एक आदमी भी अगर बीमार रहा तो आने वाले कुछ दिनों में वो पूरे गांव को बीमार कर देगा, और अगर वो गांव के आदमी बाहर शहर जाते हैं अपना सामान बेचने या खरीदने तो वो शहर को बीमार करना शुरू करेंगे। आप इस बात को मानिए कि जब कोरोना शुरू हुआ था वो एक आदमी से शुरू हुआ, एक इंसान से, वुहान की एक लैब से। एक इंसान ने आज 30 लाख लोगों को 210 देशों में बीमार कर दिया।
क्या हम हेल्थ सेक्टर को इग्नोर कर पाएंगे या हेल्थ हाइजीन को इग्नोर कर पाएंगे? कोरोना ने बता दिया, अगर आप करेंगे तो खामियाजा कितना भयंकर होगा, ये हमारे सामने। तो निश्चित रूप से आज तक हमने हेल्थ सेक्टर को इग्नोर किया था, वो प्रायोरिटी लेगा। और हेल्थ सेक्टर में बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स, खासकर पैरामेडिक्स और जो फ्रंट लाइन स्टाफ होता है, नर्सिंग स्टाफ होता है, उसकी काफी डिमांड आएगी। तो ये हमें सोचना है। अगला सवाल मैं लेता हूँ, what kind of impact according to your perspective COVID will have on the job opportunity in the healthcare? मैंने अभी इस बात को कहा कि बहुत सारा फ्रंटलाइन स्टाफ, हेल्थ केयर, एडवाइजरी, काउंसलिंग, नर्सिंग, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हेल्थ केयर में निकलेंगी और बहुत सारी नई रिसर्च भी होगी, नए तरीके भी आएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इम्यूनिटी को लेकर। सिर्फ दवाई से काम नहीं चलेगा, हमें अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से ह्यूमन सिस्टम में इम्यूनिटी इंप्रूव करें, नेचर से कैसे जुड़े। हो सकता है कि आपको अपनी नॉलेज का यूज किसानों के साथ करना पड़े कि आप क्या पैदा करें, क्या प्रोडक्शन करें, जिसको कंज्यूम करके सिटीजन्स में इम्यूनिटी लेवल बढ़े। ये एक नया सेगमेंट आएगा जिस पे हमें सीरियसली देखना होगा। Now something like this happens, will government have focus on healthcare? Yes, and funding for the more healthcare facility obviously। अगर आप देखें इमरजेंसी बजट भी भारत सरकार ने पिछले एक महीने में 15,000 करोड़ रुपए का सिर्फ हेल्थ केयर कोरोना फाइटिंग के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। नए हॉस्पिटल, नए वार्ड्स, नई फैसिलिटीज, नई लेबोरेटरीज, नए डायग्नोस्टिक किट, नए आपके वेंटिलेटर्स, कितना कुछ अचानक इस देश में खड़ा हो गया जो नहीं था। क्या ये हट जाएगा? क्या इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? मुझे लगता है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, इससे हेल्थ केयर क्वालिटी इंप्रूव होगी और बाकी चीजों में होगा। कैरियर्स इन फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, यस, अंशु जी का सवाल है। देखिए, हेल्थ में आज प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के ऊपर बहुत ध्यान आएगा, तो आपकी जो फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट्स हैं, निश्चित रूप से उसमें बहुत नई डेवलपमेंट होगी। जो छोटी छोटी कंपनियां आज तक काम नहीं कर पा रही थी, वो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि आदमी प्रिवेंटिव अप्रोच पे चलेगा। दूसरी बात, बहुत सारा हमारा रॉ मटेरियल इंपोर्टेड था फार्मा सेक्टर का, अब वो फार्मा सेक्टर का रॉ मटेरियल भी इंडिया में बनने की पूरी कोशिश होगी भारत सरकार की। नया इन्वेस्टमेंट आएगा और नया जॉब क्रिएशन होगा फार्मा सेक्टर में। और साथ ही साथ सिर्फ मैं एलोपैथिक की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत सरकार ने कहा है कि जो आयुष डिपार्टमेंट है, आयुष मंत्रालय के भी जो हमारे अल्टरनेट मेडिकल सिस्टम्स हैं, उसमें भी भारत सरकार ने पूरा जोर दिया है। वहां पे भी अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी जिसपे हमें ध्यान देने की जरूरत है। और क्वेश्चंस कहीं चले गए, मैं ऑर्गेनाइजर से कहूंगा कि प्लीज क्वेश्चंस लेके आए सामने, या प्लीज, थैंक यू। अगला सवाल मैं लेता हूं कि how we avoid institutional void in various sectors in today's situation of corona। देखिए, इंस्टीट्यूशनल वॉइड हम अगर हटाएंगे तो घातक होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी रिवाइवल में। लेकिन जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, मैंने जैसे पहले भी कहा कि आप अपने आसपास देखिए कि जहां पे भी आप लोकेटेड है वहां क्या क्राइसिस है, क्या आप उसमें कोई रोल प्ले कर सकते हैं। आपको अपने आप को भी रीओरिएंट करना होगा, क्योंकि जो आपकी पहले एक्सपर्टाइज थी शायद उसकी जरूरत आज इतनी नहीं है, नई चुनौतियां हमारे सामने आ गई होंगी। तो आपको आपके जो बाकी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिलके, अगर आप पहले सिर्फ एजुकेशन में काम करते थे या आप सिर्फ पहले इनकम जनरेशन में काम करते थे या किसी और क्षेत्र में काम करते थे, उसकी तो जरूरत रहेगी। लेकिन हो सकता है कि जो आपका बेनिफिशियरी है वो कहे कि साहब ये चीजें तो मैं बाद में कर लूंगा, पहले मेरी ये चैलेंज को एड्रेस करिए, इसके बगैर मेरे मुश्किलें हो रही हैं। हो सकता है कि जब आपके बेनिफिशियरी की प्रायोरिटीज बदल जाएंगी तो आपको भी अपनी प्रायोरिटीज को रीलुक करना पड़ेगा, नहीं तो रेलेवेंस आपका लिमिटेड हो जाएगा। और उस रेलेवेंस को मेंटेन रखने के लिए आपको भी उसके साथ बदलना होगा, और नहीं तो ये होगा कि वो कहेंगे साहब ठीक है हम आपसे बाद में बात करेंगे, तब तक हम कहीं और जाते हैं, किसी और से हेल्प लेते हैं। तो वो जो डिस्कनेक्ट होगा वो रिवाइवल करना बाद में शायद मुश्किल हो सकता है। तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट एजेंसीज हमेशा बदलती हुई दुनिया के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करती हैं। आप कमर्शियल एंटिटी नहीं है कि आप कार बना रहे हैं तो आप कपड़ा कैसे बनाएंगे। हाँ, अगर वहां पे हेल्थ केयर की प्रायोरिटी थी, आप लोगों ने हेल्थ केयर पे फोकस किया, एजुकेशन की प्रायोरिटी थी, आपने एजुकेशन पे किया, एनवायरमेंट जब प्रायोरिटी बना आप लोगों ने एनवायरमेंट पे फोकस किया। अब जो चैलेंजेस आ रहे हैं आप उस हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करिए। मुझे लगता है कि आपका रेलेवेंस है
और आप नया जो फ्रंटलाइन चैलेंज आएगा उसको आप ही मैनेज करेंगे, क्योंकि सरकार वहां तक नहीं पहुंच सकती। 6,50,000 गांव है, कहाँ कहाँ सरकारी अधिकारी पहुंचेगा? आप और हम समझ सकते हैं कि इम्पॉसिबल है। इसलिए डेवलपमेंट एजेंसीज की जरूरत हमेशा रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट आपने एक सवाल आया है टीना जी का कि व्हाट विल बी द कैरियर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थ केयर मैनेजमेंट पीपल पोस्ट लॉकडाउन। बहुत बहुत ज्यादा, और मेरे ख्याल से स्पेशलाइजेशन की भी जरूरत होगी, क्योंकि अभी लोग जब घरों में कन्फाइंड थे तो ये स्टडी करना पड़ेगा जो हार्ट पेशेंट था उसके साथ क्या हुआ, उसने अपने आप को कैसे मैनेज किया। जो लोग ब्लड प्रेशर से परेशान थे वो लॉकडाउन के समय में उन्होंने अपने आप को कैसे मैनेज किया। बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, बहुत कुछ नया करने को भी मिलेगा। इसी तरह से जो हम बात कर रहे हैं डायबिटीज को लेके, जितनी जो सिस्टम इम्यूनिटी को कम करता है, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो हार्ट प्रॉब्लम्स हो या और कोई मेडिकल स्टेटस हो, इवन कैंसर पेशेंट, इवन जो लोग डायलिसिस पे हैं, इन सब के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन लॉकडाउन में बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा कि ये जो हेल्थ चैलेंजेस हैं इसको हेल्थ ने और लोगों ने कैसे मैनेज किया, ये हम सबके लिए एक एजुकेशन होगी और उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना होगा। अगला सवाल है अखिलेश जी का कि हाउ सेफ इज सैनिटाइजर टनल, व्हाट दे स्प्रेड, हाउ मच एक्सपोजर टाइम इज रिक्वायर्ड टू किल कोविड-19। देखिए, जहां तक सैनिटाइजर्स की बात है, जो टनल्स की बात है, इस पे मत अलग अलग है। कोरोना होता है शरीर के अंदर, बाहर नहीं होता। लेकिन जो लोग कोरोना कंटेमिनेटेड एरिया से आते हैं, जैसे मेडिकल स्टाफ है, अगर वो टनल को यूज करते हैं और स्प्रे करते हैं, स्प्रे के जनरली जो है वो सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन यूज किया जाता है अबाउट 1 to 2%, और करीब वो 30 सेकेंड तक के लिए उसको हम मानते हैं कि वो जब स्प्रे किया जाता है कपड़ों पे तो वो जो हमारा वायरस है उसको इनएक्टिवेट करता है। लेकिन ये पाया गया है कि ऑन एन एवरेज हर आदमी को सैनिटाइजर टनल की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो जो ट्रांसमिशन है वो आपकी ड्रॉपलेट से हो रहा है, कपड़ों से नहीं हो रहा है। और इसीलिए इस पे अलग अलग मत है, और बहुत सारी जगह तो ये भी कह दिया है हेल्थ अथॉरिटीज ने कि ये बहुत ज्यादा यूजफुल और इफेक्टिव नहीं है, तो इस पे पैसा ना वेस्ट करें। उसकी जगह आप हाथ धुलवाएं, मास्क पहने और जो पर्सनल सैनिटेशन सिस्टम है उस पर ध्यान दें इंस्टेड ऑफ टनल्स। तो मत अलग अलग है, आप लगातार इस इंफॉर्मेशन को अपडेट करते रहें, जैसे जैसे एक्सपीरियंस सामने आ रहे हैं लोग उस हिसाब से ओपिनियन बदलते जाएंगे। इज देयर एनी ICM और WHO गाइडलाइन एंड रिकमेंडेशन हैज बीन इशूड? जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत सारे, जैसे केरल में पहले लगा था, मैं कुछ डॉक्टरों से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा केरल ने लगाया था, तमिलनाडु ने लगाया था, लेकिन अब उन्होंने हटा दिया डॉक्टर्स की एडवाइस पे कि इसकी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अच्छी तरह से हाथ धोएं, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, इन सब की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स, अननेसेसरी हम लोग केमिकल स्प्रे करते जाएंगे सिस्टम में। हाउ सेफ दीज सैनिटाइजर टनल्स एंड व्हाट स्प्रे, ये मैंने आपको बता ही दिया। मैं अगला सवाल लेता हूं सुजाता जी का कि प्लीज एडवाइज हाउ स्टूडेंट्स कम्युनिटी कोप अप विद द पोस्ट कोविड-19। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। आज आप अनडिस्टर्ब 2 महीने अपने मन चाही चीज पढ़ सकते हैं। आपके पास फेसबुक पे, यूट्यूब पे दुनिया भर के सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट दुनिया में इस समय बहुत बढ़िया बढ़िया कोर्स फ्री ऑफर कर रहे हैं। आप इसको चैलेंज मत लीजिए, आप इसको एक अपॉर्चुनिटी लीजिए। एक तो आपकी जो कॉलेजेस हैं, आपके पास अब ट्रेवलिंग का टाइम नहीं है, कैंटीन में बैठ के टाइम यूज करना नहीं है, दोस्त आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। आप पूरा 24 घंटे एज ए स्टूडेंट कम्युनिटी अपना मैनेज कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप अच्छा लिटरेचर पढ़ें, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है आप पूरा इंटरनेट यूज करें। इतनी बढ़िया डॉक्यूमेंट्रीज, इतने बढ़िया लेक्चर, बेस्ट ऑफ द लेक्चर्स आपको सब्जेक्ट में फ्रॉम बेस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड अवेलेबल है। आपको सिर्फ अपने टीचर पे भरोसा नहीं करना है ज्ञान के लिए। आज आप अगर मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आप अमेरिका की, यूरोप की, ऑस्ट्रेलिया की, जापान की बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के बेस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स के लेक्चर उन टॉपिक्स पे हैं। आप उसको एक्सप्लोर करिए, अपने सब्जेक्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट को आप डीप करिए, आगे बढ़िए, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इससे कम से कम मैं आपको ये कह सकता हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कि कोरोना के बाद जितनी पढ़ाई और लिखाई हमने करी है शायद उससे पहले नहीं की। पहले शायद हम 5 घंटे पढ़ते होंगे, अब 15 घंटा पढ़ने का मौका मिलता है।
मुझे लगता है कि इस लॉकडाउन का फायदा उठाना चाहिए। नेक्स्ट सवाल जो मैं ले रहा हूँ वो है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ डेयरी इंडस्ट्री एंड हाउ मच डाउनफॉल ड्यू टू होरेका स्टिल लॉकडाउन, सेकंड इन देयर stop vegetable oil cooking, any hope of stop vegetable cooking, and ये MED ये मेरे को समझ में नहीं आया, अगर उसको दोबारा लिख दे तो दैट विल बी यूजफुल। देखिए, लॉकडाउन में होरेका और इंस्टीट्यूशनल लॉकडाउन की एक बात तो आप मान लीजिए कि होटल इंडस्ट्री और कैटरिंग इंडस्ट्री को टाइम लगेगा रिवाइव होने में, और जो डेयरी इंडस्ट्री है वो सिर्फ 15% होरेका में जाती है, बाकी 85% आपका कंजम्पशन या तो उसका करीब 40% कंजम्पशन जितना दूध पैदा होता है वो किसान खुद कर लेता है। आज करीब 50 करोड़ लीटर दूध रोज हिंदुस्तान में पैदा होता है, जिसमें से 20 करोड़ लीटर किसान अपने होम कंजम्पशन के लिए रखता है, 30 करोड़ लीटर बाजार में आता है, जिसमें से 20 से 25 करोड़ लीटर कोऑपरेटिव और डेयरी प्राइवेट सेक्टर डेयरी लेती है, करीब 5 से 8 करोड़ लीटर आपका होरेका में जाता है रोज। अब पोस्ट लॉकडाउन क्या हुआ है कि जो बचा हुआ प्रोडक्शन था जो होरेका में जाता था, काफी हद तक वो प्राइवेट और कोऑपरेटिव में जा रहा है, और कुछ हद तक फार्मर्स ने सेल्फ कंजम्पशन भी बढ़ा लिया है, क्योंकि जब बिक नहीं रहा तो हिंदुस्तान में एक अच्छी बात यह है कि कोई दूध फेंकता नहीं। जब कोई फेंकता नहीं है, हम इसलिए बेचते थे इनकम के लिए, लेकिन हम अमेरिकन या वेस्टर्न स्टाइल वाले लोग नहीं है कि दूध नहीं बिक रहा तो फेंक दो। वी डोंट टेक मिल्क एज ए कमोडिटी, ये हमारा पार्ट का हमारी कल्चर का पार्ट है दूध, तो हम अपने संस्कारों के हिसाब से दूध को फेंकते नहीं। तो अगर दूध ज्यादा है तो घरों में कंजम्पशन बढ़ जाएगा, दूध दही लोग हिंदुस्तान में वैसे ही खाते हैं, खीर बन जाती है, मिठाइयाँ बन जाती हैं, घरों में जो भी चीजें हैं वो हम कर सकते हैं। लोग चाय ज्यादा पी लेंगे, लस्सी ज्यादा पी लेंगे, दही ज्यादा खा लेंगे, लेकिन फेंकेंगे नहीं। और दूसरी तरफ जो सरप्लस है, जो उनकी कोऑपरेटिव डेयरीज है या प्राइवेट डेयरीज है, उनके यहाँ भी 15 से 20% इनटेक ज्यादा आना शुरू हो गया है, जिसको वो पाउडर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मुझे इसमें बहुत बड़ा चैलेंज नहीं लगता है, लेकिन हाँ ये बात सही है, होरेका को रीस्टार्ट होने में टाइम लगेगा, तब तक कंजम्पशन के अल्टरनेट मोड सामने आएंगे। कोविड इम्पैक्ट ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अंकित जी, सारे इंस्टीट्यूशन टेक्निकली ऑनलाइन हो गए हैं। ये बात सही है कि इंस्टीट्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर काम में नहीं आ रहा है, और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए सामने एक चैलेंज ये आ जाएगा कि उनके फीस स्ट्रक्चर का क्या होगा। जब आप सारी चीजें ऑनलाइन कर रहे हैं और बच्चे भी खुश हैं, तो मुझे लगता है आने वाले समय में एक हाइब्रिड मॉडल निकलेगा एजुकेशन का, और सरकार निश्चित रूप से इस पे काम करेगी कि क्या हम ऑनलाइन एग्जाम ले सकते हैं, ऑनलाइन डिग्री दे सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस तो हम कर ही रहे हैं, क्या हम इन इनफॉर्मल सिस्टम, जिसको आज तक हम कह रहे हैं कि ऑनलाइन को हम फॉर्मल नहीं मानते अपने लॉ में, हम कहते हैं नहीं आपको रोज सुबह कॉलेज स्कूल जाना पड़ेगा, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इनमें बदलाव होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि इस सिस्टम ने हमारी एजुकेशन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। कि अगर आप कॉलेज नहीं जा पा रहे तो आप एजुकेटेड नहीं है, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, क्योंकि एजुकेशन कॉलेजेस से ज्यादा अच्छा लिटरेचर आज ऑनलाइन अवेलेबल है। तो अगर मैं ऑनलाइन पढ़ के एग्जाम देता हूँ और अपनी नॉलेज बढ़ाता हूँ, मुझे लगता है वो आज ज्यादा यूजफुल है बनिस्बत कि मैं एक कॉलेज जाऊं और उसी प्रोफेसर के अंदर साल भर पढ़ूं। और प्रोफेसर कैन नॉट बी एक्सपर्ट ऑन एवरी टॉपिक, ये भी हमें मानना पड़ेगा। तो आज मैं बेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड लिटरेचर इंटरनेट पे पढ़ सकता हूँ और एग्जाम दे सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि रोल ऑफ फैकल्टी भी बदलेगा, आज हम टीचर ना होकर फैसिलिटेटर बनेंगे, और मुझे लगता है ये सही रास्ता है। और सरकार को कानून बदलने चाहिए, आदमी कुछ भी पढ़े, एग्जाम का फॉर्मेट आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम दुनिया में ऑनलाइन हो रहे हैं, तो रेगुलर एग्जाम क्यों नहीं हो सकते। और मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की जरूरत है, और कोरोना वायरस उसकी एक शुरुआत करेगा। आखिरी सवाल जो मेरे स्क्रीन पे है ईशान साहब का, जैसा कि आपने कहा रिसोर्सेज प्रोवाइड कर पाएंगे लोग, लेकिन समझ लिया लोगों की जरूरत भी होगी, बट सर एक ये भी पॉइंट है कि लोग रूरल डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, क्योंकि जब तक उनके खुद के खाने की रिसोर्सेज नहीं होगी, कहीं ना कहीं उनको रूरल डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी स्टार्टअप या यूज करके हेल्प करना होगा।
बिल्कुल सही कहा ईशान जी आपने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रूरल डेवलपमेंट नहीं होगा, रूरल डेवलपमेंट इनफैक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि इस समय जैसा मैंने कहा कि हमारे मंडी सिस्टम की कमजोरियां हमारे सामने आ गई हैं। सरकार भी चाह रही है कि मंडी के अलावा रास्ते निकले। समाज में किसानों ने भी कहा है कि मंडियां बंद होती है तो हम सामान नहीं बेच पा रहे हैं, कंज्यूमर्स तक प्रोडक्शन नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि फूड हैज टू मूव, जहां से प्रोडक्शन होता है कंजम्पशन तक जाने के लिए उसको रास्ता तय करना होगा। निश्चित रूप से बहुत लोग फूड सेक्टर में आएंगे, क्योंकि यही एक ऐसा सेक्टर है जो कोरोना के कारण भी जारी रहा। इसमें प्रोडक्शन रहा, लोगों ने प्रॉफिट इसमें भी कमाया है, ऐसा नहीं है कि ये सेक्टर घाटे में चल रहा है। तो बहुत सारे लोग आएंगे, जब बहुत सारे लोग आएंगे, चाहे स्टार्टअप के रूप में आए, नई टेक्नोलॉजीज लेके आए, कोई नया मॉडल लेके आए, वो सब रूरल डेवलपमेंट को हेल्प करेगा। तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ रूरल डेवलपमेंट के लिए। इनफैक्ट हकीकत ये होगी कि जो माइग्रेंट लेबर वापस चला गया है गांव में, वो बहुत सारा वापस नहीं आएगा। और सरकार को भी ये समझना होगा कि हमें इन माइग्रेंट वर्कर्स को, जिनको हम पहले कहते थे शहरों में जरूरत से ज्यादा क्राउडिंग हो गया है, अब वो नेचुरली कम हो गया है। तो सरकार भी अब रूरल इकोनॉमी पे ज्यादा ध्यान देगी, ताकि वही रोजगार पैदा हो, दोबारा लोग शहरों में ना आए। नहीं तो फिर वही जो हालत होती है स्लम्स की, क्राइसिस की, पॉल्यूशन की, वो दोबारा शुरू होगा। तो हमारे सामने एक कोरोना ने मौका दिया है कि हम अपनी इकोनॉमी को दोबारा ढंग से सही करें। जो आज तक हम गलतियां कर रहे थे उससे बाहर निकले, और मुझे लगता है इस दिशा में सही कदम उठेगा। और यही पे मैं डेवलपमेंट एजेंसीज को कहूंगा कि तुरंत आप इस पे अभी से आवाज उठाना शुरू करिए कि हमें रूरल इकोनॉमी पे ध्यान देने की जरूरत है। लोग शहर वापस ना आए, हमें उनको रोजगार गांव में ही देना है। जब वो उनको रोजगार गांव पे दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वो शहर नहीं आएंगे, और शहर का पॉल्यूशन कम होगा, क्राइसिस कम होगा, क्राइम्स कम होंगे, और गांव में खुशहाली बढ़ेगी। और ओवरऑल जिसको हम कहते हैं कि पूरे देश में एक ओवरऑल डेवलपमेंट की बात है, वो हो पाएगी। तो मुझे लगता है कोरोना ने एक मौका दिया है, इस मौके को हमें गंवाना चाहिए। मुझे लगता है और इसमें कोई मेरे को सवाल दिख नहीं रहा है। अगर और कोई सवाल है तो बताएं। सदानंद साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर। हाँ सर, एक और चीज आपने बहुत अच्छा बताया। आई बीन एबल टू लिसन ऑन एंड ऑफ। सर, व्हाट आर योर suggestions for the development professionals, those who are aspiring? Is it a good field to pursue? Is it going to be a field full of opportunities, challenges, new kind of understanding about work? आपका सर इस पे क्या राय है? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हमारे सामने है। कोरोना वायरस में जो लॉकडाउन हुआ है, इससे ये हमें समझ में आ गया कि समाज में कहाँ कहाँ पे कमियां हैं। क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, क्या स्किल सेट की कमी है, मैन पावर की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है। बहुत सारी कमियां लॉकडाउन के कारण हमारे सामने आई, सरकारों के सामने आई कि हम यहाँ कमजोर थे इसलिए हमें ये दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन वो कमियां ओवरनाइट नहीं हटेंगी, बहुत सारे नए चैलेंजेस सामने आएंगे। तो मुझे लगता है जो डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स इस एरिया में आना चाहते हैं, वो पुरानी चीजों को कॉपी ना करें। वो ये समझे कि कोरोना के कारण देश में जरूरतें बदली हैं, बहुत सारी नई चुनौतियां आई हैं, बहुत सारे नए रास्ते खुले हैं, और बहुत सारी ऐसी चुनौतियां जिनके रास्ते ढूंढने हैं। अगर आप उस एरिया में अपना एक्सपर्टाइज डेवलप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जरूरत है। अगर आज आप मान लीजिए, किसानों की बात मैं करता हूँ, एफपीओ की हम बात कर रहे हैं। आज तक किसान मंडी में जाके माल बेचता था, अब सरकार कहती है कि नहीं, और किसान भी कहता है हमें मंडी नहीं जाना। तो क्या हम किसान के लिए अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल खड़ा कर सकते हैं एज ए डेवलपमेंट प्रोफेशनल? एफपीओ बनाएं एक तरफ, दूसरी तरफ हम कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स बनाएं कि आप क्यों अलग अलग जाते हैं, एक ही मोहल्ले में हम आपको डायरेक्ट फ्रेश चीज गांव से लाके आपके मोहल्ले में डिलीवर दे सकते हैं। तो अगर मान लीजिए एक गांव में मैंने सब्जी उगवाई, और रोज 1 टन सब्जी में अलग अलग वैरायटी की खेतों से निकलवा के किसानों के साथ और ट्रांसपोर्ट करके मैं नियरेस्ट टाउन में जाके एक जगह पे अपना काउंटर लगा देता हूं एज ए डेवलपमेंट एजेंसी की, डायरेक्टली फ्रॉम फार्म, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो क्या आपको लगता है गांव शहर के लोगों को ये पसंद नहीं आएगा? निश्चित रूप से आएगा। फायदा क्या होगा कि जो कंज्यूमर आज तक 50 रुपए किलो सब्जी खरीद रहा है या 40 रुपए खरीद रहा है,
अगर वो 30 रुपए खरीदता है तो उसके 10 रुपए बचते हैं। और जो किसान आज 5 रुपए सब्जी बेच रहा है मंडी में, अगर उसको 20 रुपए मिलता है तो वो भी खुश है। तो 10 रुपए किसान के बचे, 10 रुपए कंज्यूमर के बचे, 10-15 रुपए किसान ने एक्स्ट्रा कमाया। और एज ए डेवलपमेंट एजेंसी अगर आपने 5 रुपए किलो सर्विस चार्ज भी ले लिया तो कोई बुराई नहीं, क्योंकि आप भी कैसे सरवाइव करेंगे अगर आप चार्ज नहीं करेंगे। तो किसान भी खुश, आप भी खुश और कंज्यूमर भी खुश। यही तो मॉडल है डेवलपमेंट का। और ये ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिसको हमें देखना पड़ेगा। तो सर, आई थिंक इट विल बी फेयर टू से दैट इट इज अ वेरी fruitful time for new kind of work opportunities in the development sector, और काफी यंग लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट करियर पाथवे भी है सर। देखिए, मेरा ये मानना है कि कोरोना ने सारी चीजें, जिसको कहते हैं पहले हम एक सोचा करते थे मेरे से वो इतना आगे है, मैं बहुत पीछे हूँ, मैं नया हूँ, वो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं कैसे खड़ा हो पाऊंगा, बहुत तरह के एप्रीहेंशन आते थे। कोरोना ने जो एक अच्छा काम किया वो ये किया कि सबको लाके लेवल प्लेइंग फील्ड पे खड़ा कर दिया। जो बड़े थे उनकी लायबिलिटीज भी बड़ी हो गई, जो छोटे थे उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ गई। अब जिसे कहते हैं ना कि जिसमें दम होगा वो आगे निकल जाएगा। अब हकीकत यह है कि जब सब स्टार्टिंग लाइन से एक साथ शुरू हो रहे हैं तो जिसमें काबिलियत होगी, जिसमें क्वालिटी होगी, वही आगे निकलेगा। क्योंकि इस समय समाज में उन्हीं की जरूरत है जो सर्विस दे सके, जो डिलीवरी दे सके। चर्चाएं बहुत हुई पिछले 70 साल, अब काम का वक्त हो गया। अब मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी है अच्छे प्रोफेशनल्स के लिए, इससे अच्छा मौका नहीं आ सकता। जो लोग क्वालिटी में विश्वास करते हैं, जो लोग परफॉर्मेंस में विश्वास करते हैं, उनके लिए इससे अच्छा दोबारा मौका शायद लाइफ टाइम में दोबारा नहीं आए। तो इसका फायदा उठाएं, अपनी काबिलियत देखें। और दूसरा, ये मत समझें कि सब आप अकेले कर लेंगे। आप डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में एक दूसरे से पार्टनरशिप करिए। अगर आप एजुकेशन में अच्छे हैं और सामने वाला हेल्थ केयर में अच्छा है और तीसरा मार्केटिंग में अच्छा है, तो हो सकता है कि एक तीनों मिलके एक नया मॉडल बनाएं। और जहां पहले आप अलग अलग काम कर रहे थे, अब रिसोर्स कंस्ट्रेंट है तो तीनों पूल कर लीजिए और 3 गुना काम बढ़ जाएगा और 3 गुना आउटकम मिलेगा और तीनों का फायदा होगा। तो एक नया पार्टनरशिप मॉडल भी हमें डेवलप करना पड़ेगा। सिर्फ मैं चलाऊंगा और मेरे हिसाब से दुनिया चलेगी, शायद वो मॉडल अब चलने वाला नहीं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके, इतने आपने इत्मीनान से, इतनी बारीकी से, बहुत ही रियल और प्रैग्मेटिक बातें बता पाए आप सर। यू आर, I can't thank you enough for this. I mean, you are closely associated with our board of studies also, and I hope that this learning will inform our MBA rural management also, which will continue and to renew itself to face the new challenge. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू गई साहब। और मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने ऑडियंस हैं और जितने आपके स्टूडेंट्स हैं, टेक दिस क्राइसिस एज एन अपॉर्चुनिटी। ये मत समझिए कि क्या होगा, ये अगले हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, महीना, जितना भी लॉकडाउन चले, यूज दैट टाइम फॉर प्लानिंग, डोंट वेस्ट टाइम। ये मत इंतजार करिए कि लॉकडाउन खुलेगा तब हम काम करेंगे। अभी से अपने प्लान तैयार करिए, अभी से दोस्तों से, पार्टनर से, कोलैबोरेटर से बात करना शुरू करिए, ताकि जब लॉकडाउन हटे और आपको बाहर जाने का मौका मिले तो यू स्टार्ट योर गेम फ्रॉम द डे 0। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, यूज दिस अपॉर्चुनिटी फॉर प्लानिंग, don't waste time, and it is a great opportunity for all the professionals. Thank you so much.